बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृति का कितना संवर्धन सरकारों द्वारा, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, आजकल मिला हो। तो इसकी दृष्टि देखने के लिए कहीं हमें राजस्थान को समझने के लिए यहाँ पे आर्ट या कल्चर को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको कहीं और से भी देखना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक इंग्लैंड में मीटिंग हो रही थी जिसको चर्चिल चेयर कर रहे थे, और वहां पे मुद्दा ये था कि ये फंड कम करना है, पैसा नहीं है, तो किसका फंड काटा जाए। तो उस समय सभी लोगों ने बताया, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पैसा तो आर्ट और कल्चर की फील्ड में काट सकते हैं हम। तो चर्चिल ने उनको डांटा, जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि अगर हम उसको काट देंगे तो फिर हम लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कारण कोई भी रहे हो, बहुत सारे कारण रहे हो, कला और संस्कृति को जो प्राशय मिलना चाहिए, हर एक क्षेत्र को जो प्राशय मिलना चाहिए, अलग अलग जो कलाओं के जो विभाग है उनको मिलना चाहिए, या कि उनके कलाकारों को मिलना चाहिए प्राशय, या कि उनकी ट्रेनिंग है, या कि उनका शोकेसिंग करना है राजस्थान के कलाकारों का, वो जितने वाइडर रूप में यहां पे अवेलेबल हैं, जो कि हर जगह पर हैं, उनको ना तो कोई प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और ना उनको चुना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की जो नीतियां बनाने के लिए या कि कार्यक्रम को निर्धारण करने के लिए कोई किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3-4 साल में ही नहीं हो रही है। आज की परिस्थिति यह है कि जैसे आप देख लीजिए कि कला के क्षेत्र में एक उदाहरण मैं आपको तो बताता हूं, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र की संस्थापन हुए हुए करीब 23 साल 24 साल हो चुके हैं। हमारे सामने वो खुला था, हम उसको देखते देखते इस उम्र में आ चुके हैं। लेकिन उस संस्थान का कभी तरह से जो उसके स्थापित उद्देश्य थे, आज तक कभी भी पूर्ण रूप से उसको आसपास छूने की भी कोशिश नहीं हुई है, बिल्कुल कोई भी कोशिश नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अकादमियां देख लीजिए, सरकारें कोई भी हो, अभी भी आप देख लीजिए कितना समय बाकी है। संगीत नाटक अकादमी हो और दूसरी अकादमी हो, उसमें किसी ने अपॉइंटमेंट ही नहीं किया। तो वहां जो भी कुछ कार्य हो सकते थे, जो कि कलाकारों से बातचीत हो सकती थी, सुझाव लिए जा सकते थे, कार्यक्रम बनाए जा सकते थे, वो आज तक कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो वार्तालाप, वो जानकारी ना तो इकट्ठी की गई, ना उसकी जरूरत समझी गई। और जवाहर कला केंद्र में तो आप देख लीजिए कि जो संविधान बना हुआ था, वो पिछले दिनों उसको पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया है। क्या हम समझ सकते हैं कि कोई डॉक्टर्स की कोई ऐसी संस्था हो सकती है जिसमें ये आवश्यक नहीं हो कि उसमें डॉक्टर नहीं होने चाहिए? क्या इंजीनियर्स या वकीलों की कोई संस्था हो सकती है, कोई बॉडी बन सकती है जिसके अंदर ये बिल्कुल निर्धारित नहीं हो कि भी इसमें इस विधा के कुछ लोग होंगे? जवाहर कला केंद्र में ऐसा ही कर दिया गया कि वहां पे जो क्षेत्रीय जो उसमें प्रतिनिधित्व था उसको समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। और जो विभिन्न विधाओं का जो प्रतिनिधित्व था उसको भी समाप्त कर दिया गया। उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा करने से कहां किसको उसमें संवर्धन मिलेगा, किस तरह से कला और क्षेत्र की उन्नति होगी, यह एक रहस्य का विषय है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। आज की ये बड़ी विचित्र स्थिति है। उसके कारण मैं बहुत अंदर मैं तो नहीं जाना चाहूंगा, मैं राजनीति में इसकी नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो जो सामने देख रहा हूं या हमारे साथी देख रहे हैं वही मैं बता सकता हूं कि राजस्थान की कला और संस्कृति को कौन क्या होगा, कैसे नहीं होगा, इसका कोई भी निर्धारण आज की परिस्थिति यह है कि उसको राजस्थान के लोग नहीं कर रहे, उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं। जी, क्या लगता है आपको कि जो राजस्थान की कला संस्कृति उसको लेकर के बताया जा रहा है कि जो संवाद है प्रदेश के और सभी जिलों के जो खास रूप से जो आर्टिस्ट हैं उन्हें बुलाया गया है, एक बुके के रूप में इस धरोहर को, इस संध्या को पूरी तरह से यहां पेश किया जाएगा। और यह भी बताया जा रहा है कि ये अलग अलग आंचल से जिन लोगों को बुलाया गया है उनका अपना एक नाम है। और जैसे मैंने कहा कि कई फूलों को जोड़ के जो बुके बनता है वो शाम सुहानी करने के लिए तमाम कोशिश आरटीडीसी की ओर से की गई है, ये सरकार का दावा है। और कलाकारों को भी बुलाया गया है, स्थानीय कलाकारों को काफी तवज्जो इसमें दिया गया है। उद्घाटन समारोह की अगर बात करें तो देखिए, सिर्फ उद्घाटन समारोह या एक समारोह से मेरे ख्याल में बात जो पूरी जो परिस्थिति है वो सामने नहीं आ पाई। एक घटना से या कि एक कार्यक्रम से या कि वर्ष के अंत में एक कार्यक्रम से इन चीजों में जो भी कुछ अच्छाई है या जो भी कुछ बुराई है या कमी रह गई है वो सामने नहीं आ पाएगी।
प्रश्न ये है कि क्या इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वो रैशनल है, उसका जो डिवीजन किया गया है, कितने कार्यक्रम जो है ना वो राजस्थान के कार्यक्रम उनके होंगे, कितने भारत के अलग प्रदेशों से आएंगे और कितने जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, इसकी कोई जो है ना कोई रेशो, इसका कोई अनुपात निर्धारित ही नहीं है, क्योंकि आवश्यक नहीं समझा गया है। और सबसे बड़ी, हम कला संस्कृति की बात कर रहे हैं तो फिर मैं एक बड़े संस्थान पर आता हूं जो कि जवाहर कला केंद्र है। जवाहर कला केंद्र ने आज तक राजस्थान की कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, आज ही नहीं बहुत लंबे समय से, इसके जन्म के समय से, शायद ही कोई एक आधी घटना हो, क्योंकि मुझे तो वो भी याद नहीं आ रही है कि जिन्होंने राजस्थान के बाहर कभी शोकेस किया हो, उसको स्थापित किया हो, उसको प्रदर्शित किया हो, आज तक नहीं हुआ। चलिए पंकज जी, आपके पास में लौटूंगा। मैंने जैसे कहा कि ये आम गलियारे की चर्चा कह सकते हैं, एक कलाकारों में एक चर्चा का विषय है कि राजस्थान के आर्टिस्ट को जितना तवज्जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। मेन जो परफॉर्मेंस हो रही हैं वो परफॉर्मेंस से बाहर के आर्टिस्ट को बुला करके कराई जा रही हैं, और पहले भी इसी तरह का एक लंबी फहरिस्त है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से रही है तो बड़े इस तरह पे आयोजन भी बीजेपी की ओर से कराए जा रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं को, माफ करिएगा, जो आर्टिस्ट हैं प्रदेश के, उन्हें जो तवज्जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि बेसिकली इन चीजों के लिए एक जो है समरूपता आनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय वाली बात नहीं है। और आप देखें तो जो है सरकारें जब रही, आप यदि पिछली सरकार की बात करें और इस सरकार की बात करें तो लगातार जयपुर समारोह की बात देखें, आपने जयपुर समारोह देखें कि जो पहले जयपुर समारोह हुआ करता था 1 महीने तक चलता था पूरा, बेसिकली जयपुर का ऐसा कोई चीज नहीं होती थी, गालीबाजी से लेकर के जितने भी जो चीजें हैं उनसे लेकर के सभी चीजें, जितनी चीजें पुराने टाइम की थी, सारे जो आयोजन है वो होते थे, गालीबाजी हो या जो बेसिकली एक तरीके से वो जो कहते थे उस टाइम जो ख्याल था, ये थे, मतलब सारे जो भी चलते थे उस टाइम पर जो है नाटक, नुक्कड़, ये जितने भी उस टाइम चलती थी, वो सारी विधाओं जो है बेसिकली जो पुरानी थी वो सारी जो है जयपुर समारोह में हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इन चीजों पे जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ कमियां रही, या उन चीजों को सहेजने वाले लोग या रखने वाले लोग जो है लुप्त भी होने लगे और उन चीजों पे मिलने भी नहीं लगे। तो जब कई चीजें आई तो बेसिकली उन चीजों की जो है लोगों में एक बार थोड़ा सा ये भी रहा कि लोग जो है उसमें कम पहुंचने लगे, लेकिन सरकार ने जो है लगातार कोशिश की कि चीज होनी चाहिए। जैसे घूमर की आपने देखा तो मेरे ख्याल में अब तक का जो है, आज तक का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा फोक डांस जो है जो जयपुर में घूमर हुआ था वो आज तक नहीं हुआ अभी तक का जो है, क्योंकि करीबन जो है 5000 से ऊपर जो है महिलाओं ने जो है घूमर जो है जयपुर की जो है उस पर किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आज संवारना बाकी है, आज उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये बिल्कुल सरकार मानती है, और इन चीजों में जितने सुधार होने चाहिए वो सुधार करेंगे। और अभी तक लगातार इस चीज के लिए जो है आप खुद देखें तो अभी भी जो है उन्होंने कहा कि बाहर हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आपकी सरकार में देखें तो हमने बाहर जो है यहाँ की जितनी चीजें थी उनका प्रचार जो है विदेशों में भी जाकर के उनकी सीरीज बना करके उनकी चीजों को बना करके हमने करने की कोशिश की, जिससे वहां के लोग आए, इसका जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर जो है उन लोगों को देखें और इसका प्रचार प्रसार बढ़े। और उनके आय के साथ साथ, क्योंकि यदि वो लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, तो यहाँ के कलाकारों और इसकी जो संस्कृति होगी उसको जो है धरोहर के रूप में सहेजना जो है काफी ठीक अच्छा रहेगा, सेहतमंद रहेगा। चलिए नगेंद्र जी, यूं देखें तो हम देसी रियासतों का एकीकरण, जब रियासतों को एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पहल करके एक वृहद राजस्थान की स्थापना करवाई, उस दौरान बहुत कुछ गिने चुने उद्योग हमारे यहां हो सकते हैं जो अंग्रेजों के जमाने से संचालित थे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में विकास बिल्कुल नहीं है। सड़कों का जाल फैला है, स्कूल कॉलेज खुले हैं, उस वक्त कितनी सी चीजें थी, लेकिन आज काफी हैं। अगर कम हुआ है तो उस हमारे यहाँ पे संसाधन जो प्राकृतिक थे उनमें कमी आई है, चाहे वो पानी हो, चाहे हमारे वन हो, या हमारी प्राकृतिक संपदाएं हो। मुझे लगता है कि उस ओर ध्यान देना बहुत जरूरत थी, लेकिन विकास के साथ साथ इनकी भी बलि देनी होती है। तो क्या माना जाए कि विकास कोई राजनीति का अखाड़ा होना चाहिए, या फिर यह हम महसूस करें कि वास्तव में हम स्थापना का एक और दिवस मनाने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। देखिए, निवेश भी राजस्थान में बढ़ा है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीमारू प्रदेशों की जो श्रेणी है उससे हम कोई बहुत बड़े पायदान में ऊपर आकर के खड़े हो रहे हों। देखिए, जो जिस समय रियासतों का एकीकरण हुआ और राजपूताना राजस्थान बना, तो परिस्थितियां तो विपरीत थी। हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें कि मुख्यतः पानी हुआ, या और भी भूभाग जो है, इतना लंबा बड़ा भूभाग हमारे राजस्थान प्रदेश का है, बहुत बड़ा मरुस्थल हमारे यहाँ है,
इन सब चीजों के बावजूद भी जो है विकास की प्रक्रिया जो है लगातार जो है जारी रही है और विषम परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हम लोग राजस्थान को जो है एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से आगे निकालकर लेकर आए हैं। लेकिन चुनौतियां हमेशा बरकरार रहती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मेन चीज ये कि जो सरकार है उसका मुख्य फोकस जो है वो विकास के ऊपर रहना चाहिए। और किसी भी प्रदेश का विकास जो है उसके 4 पैमाने मुख्य होते हैं। एक तो वहां पे स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की क्या स्थिति है, महिला पुरुषों का जो है रेशो क्या है, वहां पे आर्थिक वृद्धि दर क्या है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकारें जब बदलती है तो कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव होता रहा है। पर्यटन एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संभावना है पर्यटन के अंदर, लेकिन जिस रूप में पर्यटन का दोहन होना चाहिए था, पर्यटन का विकास होना चाहिए था, उस रूप के अंदर जो है हम वो नहीं कर पाए हैं। वो भी अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप ही देखिए, अभी माधव सिंह जी ने बताया कि हमारे यहाँ जो संगीत नाटक अकादमी है उनका चेयरमैन ही नहीं बनाए गए। तो ऐसी बहुत सारी कमियां कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा हो जाती है, जिसके कारण जो सतत एक विकास है वो कहीं ना कहीं रुकता है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जो है प्रदेश के विकास को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप जैसे विकास की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी रिफाइनरी की परियोजना हमारे प्रदेश की जो है पिछले 3 साल से लंबित है, जिसमें कि सरकार को पैसा भी मिलना है, सरकार जो है रोजगार भी जनरेट करेगी, बहुत बड़े लेवल पे जो है एक प्रभाव उस क्षेत्र में। और वो जो क्षेत्र है जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से संबंधित जो भूभाग है, उसमें पर्यटन की संभावनाएं भी विकसित होगी। जब एक इतना बड़ा रिफाइनरी जब बनेगी, वहां रोजगार भी मिलेगा, वहां जमीनों का मूल्य भी बढ़ेगा और नए उद्योग धंधे भी वहां पनपेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है किस मंशा से काम कर रही है ये समझ में से परे है। तो सरकारों को जो है विकास की प्रक्रिया को सतत जो है बनाए रखना होगा, किसी तरह की राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए। विकास का और राजनीति का सिर्फ यही होना चाहिए कि राजनीति प्रदेश के विकास के लिए हो, प्रदेश की जनता की समृद्धि के लिए हो। बिल्कुल, हमारी जो बीमारू राज्य है उससे उनको बाहर निकालने के लिए बहुत चुनौतियां हमारे सामने हैं। आप ही देखिए कि लेकिन जी एक सवाल मेरा यहाँ पे यह है कि हालात हम जानते हैं और इससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान का विकास नहीं हुआ। राजस्थान का काफी विकास हुआ है, लेकिन आज बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड बहुत छोटा प्रदेश है लेकिन हमसे आगे हैं जीडीपी के उसमें अगर हम देखें तो वो देखिए झारखंड की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो ज्यादातर उनका जो काम है वो प्राकृतिक संपदाओं पे टिका हुआ है, लेकिन बावजूद उसके हमसे आगे हैं वो जीडीपी के रेशो में। और लिटरेसी पॉइंट भी हमसे कई राज्य ऐसे हैं जो काफी आगे हैं हमसे, जबकि हम तो 66% हमारी लिटरेसी जो रेट है वो है अभी। तो कभी ये आपने एक बात कही कि रिफाइनरी का एक जिक्र किया, सवाल यहां पे ये है कि बीमारू प्रदेश से बाहर हमने राज्य को निकाला है, विषम परिस्थितियां रही हैं, ये हर सरकार का दावा रहा है। नहीं, सरकार जो है देखिए सरकार अपने दावे करती है और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर जो काम कर रहे हैं उनको वो बताना होगा। लेकिन अगर आप खोखले दावे करेंगे तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही ना। अब रिफाइनरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इतना बड़ा हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जो है उसकी खोज हुई है और इतने बड़े लेवल पे हम उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उसमें पीछे जा रही है। एक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़ा स्कोप हमारे प्रदेश के अंदर है, हम जो है पूरे देश के अंदर जो है नंबर 1 हो सकते हैं और नंबर 1 की तरफ हम पहुंच भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कोप वहां पर मौजूद है। प्राकृतिक संसाधन जो है अतुल्य खनिज संपदा हमारे प्रदेश के अंदर है, लेकिन उसका सही तरीके से दोहन नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों बजरी वाला मैटर आपने देखा कि किस तरीके से उसमें जो है सरकार की कमियां हैं और उसकी किस तरीके से उसके अंदर जो है घोटाला हो रहा है एक तरीके से। चलिए आपके पास में आऊंगा एक बार माधव सिंह, आप देखिए रिसर्जेंट राजस्थान सरकार ने किया, लेकिन वो धरातल पर कितनी वो ओएमयू जो है वो साकार हो पाए, ये भी एक प्रश्न हमारे सामने। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, मैं एक बार जरा माधव सिंह जी से बात करना चाहूंगा। माधव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में विकास देखिए एक सतत प्रक्रिया है, यूं तो सरकारें प्रदेश का हित पहले देखनी चाहिए, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ही हम विकास की योजनाएं लेके आए, बड़ी योजनाएं आगे बढ़ाना चाहे अगर प्रदेश का उसमें भला हो रहा हो तो कोई सरकार हो उस पर करनी जो कही जाती है वो बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि विकास के मायने में हमारे यहां राजनीति हुई है? देखिए, विकास के मायने में तो राजनीति मैं तो नहीं समझता हो सकती है। ये बात ये कि कुछ मतलब वादे किए जा सकते हैं, फिर उसका असेसमेंट होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक विकास की बात है, ये बात जरूर है कि गति धीमी रही है और बहुत ही लंबे समय से जो उसमें ऊर्जा लगनी चाहिए, जो उसके अंदर एक पूरा जो समझ के साथ में बैलेंस जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब जैसे संसाधन नहीं है, ये बहुत बड़ा भूभाग जो है ना रेगिस्तान है,
लेकिन अब इजराइल का एग्जाम्पल है ना, वहां तो कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा रेगिस्तान है। लेकिन उसके बाद में जहां तक अभी सोलर एनर्जी की बात होती, राजस्थान में सिर्फ सोलर एनर्जी में इतना ज्यादा स्कोप है कि ये इस सिर्फ। सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब की हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हूँ ठाकुर हवेली। लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा BSNL अपनों को मुंह से जोड़े। ऐसा गजब न कीजिएगा जी, ऐसा गजब न कीजिए। हम हथियार से डरते नहीं है, ना हम पाकिस्तान की पहली लड़ाइयों से डरे। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। From our struggle for freedom and from the teaching of Mahatma Gandhi. फिर वही रात है। डालते हैं कुछ ऐसी ही यादगार जीवनियों पर नजर। देखिए यादों का सफर सिर्फ जन टीवी पर। हो गई भोर, हिल उठी धरा, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार। जाग गया मन और गूंज उठी एक मधुर आवाज। देखिए अमृत धारा, भक्ति धारा, हर रोज प्रातः 7:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर।
तो चलिए, राजस्थान दिवस समारोह का आगाज सवाई मानसिंह स्टेडियम में अलग अलग स्थानों पर जयपुर में ये आयोजन होंगे। अल्बर्ट हॉल हो चाहे सेंट्रल पार्क हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग, और समापन एक बार फिर जनपद इसका यादगार पलों के लिए वो सांझ हमेशा के लिए गवाह बनेगी, इतिहास बनेगा। और हम कह सकते हैं कि पूरी एक जो छटा प्रदेश की दिखनी चाहिए वो वहां दिख सकेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान भी यही तय किया गया है। एक बार वापस मैं माधव सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सिंह साहब, हम बात कर रहे थे विकास यात्रा की राजस्थान के। क्या ये माना जा सकता है कि विकास यात्रा जो राजस्थान की रही है ये किसी से छिपी नहीं है? देखिए, अगर कल कारखानों की चिमनी अगर धुआं दे रही है तो किसी से छिप नहीं सकता। एम्प्लॉयमेंट बड़े मात्रा में बड़ी संख्या में हुआ है तो वो किसी से छिप नहीं सकता। कला संस्कृति का उपयोग जिस मात्रा में हुआ नहीं हुआ वो किसी से नहीं छिप सकता। तो राजनीति की अगर बात करें, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों की हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकारें हैं, क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विकास की गति अगर कहीं कम हुई है या बढ़ी है तो उसका एक राजनीतिक पहलू भी हो सकता है? राजनीतिक कारण शायद इसमें नहीं है। इसमें अगर कोई कमी या कोई तो इच्छा शक्ति की कमी कही जा सकती है, शायद दृष्टि की कमी हो सकती है। और दूसरी बात यह कि जो प्रशासनिक ढांचा है उस पे उसको दिशा देने में शायद कमजोरियां रह सकती है। तो उस हिसाब से जो कि एक फोकस होना चाहिए, जो कि उसके अंदर एक दबाव बनना चाहिए, उसके अंदर कुछ उसमें उद्देश्य बनाए जाए, उनकी टाइमलाइन फिक्स किया जाए, शायद वो नहीं हो रहा है। जैसे फिर मैं आ रहा था सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी का इतना ज्यादा अधिक राजस्थान में पोटेंशियल है, लेकिन उसका जो दोहन है वो नहीं हो रहा। और सिर्फ दोहन करने की बात नहीं है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जितने नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं और उसमें जितने भी सोलर सेल है उनके एब्जॉर्प्शन पावर जो है ना वो लगातार बढ़ रही है। तो हम कब तक चीन पे आधारित रहेंगे, कब तक बाहर के कंट्रियों पर आधारित रहेंगे? कभी न कभी ये प्रक्रिया यहां तो शुरू होनी चाहिए। तो अगर वो प्रक्रिया शुरू हो, उसके लिए अगर कोई स्थान बिल्कुल उपयुक्त है तो वो राजस्थान है। तो इसमें R&D के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए ताकि आगे आने वाले जो लोगों को उसमें ट्रेनिंग भी मिले और उसमें यही ये संसाधन है, इसको अच्छी तरह से उपयोग किया जाए। ये हम बाहर पे क्यों रहेंगे? तो राजस्थान मुख्य है तो उसको यहाँ R&D का भी इसमें इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, पिछले कई सालों से हम एक बात सुनते आ रहे हैं और कई प्रदेश में, आप केरल जाइए, आप गोवा जाइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो आप ये हिमाचल प्रदेश को आप लीजिए, जम्मू कश्मीर को लीजिए, उत्तराखंड को लीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने कला और संस्कृति को ही इंडस्ट्री का दर्जा देकर के उसके माध्यम से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया उनका, और रोजी रोटी का एक जरिया भी बना और पहचान भी बनी, और जीडीपी में बड़ा योगदान उनका रहा है। क्या राजस्थान में हम इस ओर बढ़ पाए हैं या फिर कहीं कोई कमी रही है जिसे दूर किया जाना चाहिए? बहुत ही बड़ी कमी है कि हम शुरुआत करेंगे। जैसे जो छोटे छोटे देश हैं, अब यूरोप में कहीं भी चले जाए तो उन्होंने अपनी संपदाओं को, अपनी जो धरोहर हैं उनको जिस प्यार से और जितने रख रखाव के साथ में उन्होंने संभाल के रखा है और उसका वो ध्यान रखते हैं, उसकी शुरुआत मेरे ख्याल में हुई नहीं है। जैसे राजस्थान में जितने भी लोग आते हैं बाहर से, वो इसीलिए वही सब तो देखने आते हैं, लेकिन वो उनका उतना रख रखाव, उनका प्रचार, उनका प्रमोशन और वहां पे कुछ इस तरह की कार्यक्रम जो कि लोगों को लाएं, वहां पे बांधें। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जब वो चले आएंगे, पर्यटक चले आएंगे, किसी नए स्थान में चले आएंगे, मान लीजिए जैसे ये भूतों का बाणगढ़ इतना नाम है इसका, एक बड़ा एक मिस्ट्री है इसकी, है ना। लेकिन वहां देखना भी चाहते, एक जिज्ञासा है। वहां पे स्थिति देखिए, वहां पे कोई भी सिस्टमैटिक जो है ना फैसिलिटी का क्रिएशन हो, वहां पे सिर्फ देखिए प्राइवेट सेक्टर वो नहीं कर सकता, वो होटल खड़े कर देंगे वहां पे, तो वो जो वहां पर्यटक है उनको ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरे बात है कि वहां पे कार्यक्रम हो या कि उस क्षेत्र का उस तरह से विकास हो, वो जो इमारतें हैं वो लगातार टूटती चली जा रही हैं और वो एक इतना उसके अंदर एक पुल है, इतना एक सब लोग पूछते हैं कि वो क्या चीज है, लेकिन उसकी तरफ मेरे ख्याल में आज तक कोई उस तरह से ध्यान भी नहीं दिया गया है। लोग सुनी सुनाई बातें करके या लोगों को सुन करके वहां चले जाते हैं, तो वहां कुछ होटल भी आ गए हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना इस राजस्थान प्रदेश के हर कोने के में हर जगह मौजूद है, लेकिन उनका ढंग से रख रखाव, उनका प्रमोशन, उनका लिटरेचर में उसका या उसके बारे में लिखा जाना
और वहां उस क्षेत्र के कलाकारों को अगर वहां जाएंगे तो उनको भी प्राशन देना या कि उनकी एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करना और उनको प्रोजेक्ट करना, वो लंबे समय से नहीं हो रहा है। जैसे जयपुर के जो संस्थान है वो सिर्फ जयपुर के लेकर बन के रह गए, उनको जैसलमेर से या कि गंगानगर से। मेरा सवाल एक ये है कि मैंने जैसे कहा कि कई प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार के लिए कला, संस्कृति, पर्यटन, इनको इंडस्ट्री का दर्जा, टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और बिल्कुल उसी तरह से लोगों ने निवेश भी किया, बड़े स्तर पे वहां पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी हुआ। तो क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी शुरुआत भी अभी हो पाई है। जबकि हर सरकार इंडस्ट्री के लिए कहती है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए, रूरल टूरिज्म की भी बात कई बार की जाती है। रूरल टूरिज्म में बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं और इतने बड़े क्षेत्र कि ये तो वैसे क्योंकि अगर हम देखें तो राजस्थान जो है वो एक सबसे अधिक आकर्षक प्रदेश है। हाँ। पर्यटकों के लिए, भारतीय पर्यटकों में बाहर से आने वाले आते भी हैं, कि चाहे हवेलियां हाँ, हो, भित्ति चित्र हो, दर्शन देखने भी आते हैं। वो अगली बार से ज्यादा है और लगातार आते चले जाएं तो उनके लिए जो सुविधाएं हैं या कि उनके लिए जो प्लानिंग है या उनके लिए जो ट्रेन करने के और दूसरे जो, जैसे वो अगर शाम को 5-6 बजे, अब तो उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, उन्होंने देख लिया, सारे वो इमारतें बंद हो गई, अब वो कैसे समय गुजारेंगे और उसको उनको क्या क्या दिखाया जा सकता है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है ना कि 2-4-5 लोग हो गए, अब उन्हीं को रोटेट कर दिया जाता है। लेकिन उसमें विपुल संभावनाएं है कि उसमें अगर सिस्टमैटिक दृष्टि से और उस क्षेत्र के लोगों से और इसमें और दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करके कुछ कार्यक्रम बनाया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट। सरकारें बात करते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी हो, चाहे आर्टिस्ट हो या कुछ गिने चुने जो लोग हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया हुआ है, उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस रखा जाता है। नहीं, सरकार बातचीत नहीं करती है। सरकारों का मतलब चाहे कोई भी सरकारें 2-4 लोगों को चुन देती है, अब वो उसके बाद में वो अपनी चौधराट चलाते हैं। कोई एक सिस्टमेटिक मतलब सामने तो है ना। हम कह रहे हैं कि जो भी सरकारें हैं उनके पास में वो मैंडेट है कि वो जो भी है वो लोगों को चुने जी, लेकिन उनको भी तो कम से कम ये पता रखना चाहिए कि क्या ये जिनको हमने चुन रहे हैं क्या एक वाइडर पार्टिसिपेशन हो रहा है। हाँ। लोगों से बातचीत हो रही है, नए मुद्दे निकल रहे हैं, कुछ खोजा जा रहा है क्या। अब क्या ना कि वो दृष्टि कहीं न कहीं जो है वो चलिए मैं आपके पास में आऊंगा। नगेंद्र जी, देखिए गवर्नमेंट आपकी भी रही है, वर्षों तक रही है आपकी तो सरकार, बीजेपी के कम समय मिला है। बीजेपी की तो सरकार का उदय भैरव सिंह शेखावत साहब के वक्त से हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ये पहल हमेशा की गई है, लेकिन शब्दों में उसको धरातल पे नहीं उतारा गया। अशोक गहलोत साहब के भी मैंने कई बार बजट में सुना है, टूरिज्म मिनिस्टर जो भी रहा आपके वक्त उनके मुंह से भी सुना है, वसुंधरा राजे जी के मुंह से भी सुना हूं, अभी जैसे माधव सिंह जी कह रहे हैं कि वास्तव में एक बड़ा एम्प्लॉयर हो सकता है टूरिज्म भी। बहुत सारे प्रदेश हैं, हम देखने के लिए तो यूरोप में भी भेजते हैं, दुबई भी भेजते हैं कि यहाँ के अधिकारी जाके वहां देखेंगे, और वहां की जैसे कि यूएई में अधिकारी जाकर के आए अभी पिछले साल, और वो जाकर के देख के आए कि राजस्थान की डेजर्ट में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। पर मुझे लगता है कि फाइल बाहर से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में नहीं पहुंची है। तो हम चीजों को देखने तो जाते हैं, लेकिन वास्तव में इच्छा शक्ति की कमी है या ब्यूरोक्रेसी की कुंडली से बाहर नहीं आ पाती हैं फाइलें। वजह क्या है कि हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं और संपदाएं हैं, उसके बावजूद भी आज टूरिज्म को हम इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे पाए। देखिए योगेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार जो है, सरकार अपने हिसाब से जो है काम करती है, और कांग्रेस की सरकार ने लगातार जो है पर्यटन की जो संभावना है उनको जो है आगे प्रशस्त करने में, उनका पूरा तरीके से दोहन करने में पूरी कोशिश उनकी की है। और आज जो हम सिनेरियो देख रहे हैं पर्यटन का या जो विकास का, पधारो भारत देश जो इतना बड़ा एक पूरे विश्व में नाम हो गया पधारो हमारे देश का, तो कहीं ना कहीं उसके लिए काम किया है सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने बिल्कुल। लेकिन आप आज वर्तमान स्थिति देखिए, आपने चूंकि पर्यटन की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए अगर आप आरटीडीसी के होटल्स की व्यवस्था देखेंगे तो वहां जो है पर्यटक जो है जा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की स्थिति बिल्कुल खराब कर रखी है सरकार ने। वहां के कर्मचारियों की जो है लगातार छटनी होती जा रही है, कर्मचारी वहां है नहीं। मैं खुद जो है पिछले दिनों 2-3 टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने का मुझे अवसर मिला, और वहां के जो आरटीडीसी के होटल से मैं जान के वहां जाके रुका और वहां की स्थिति देखी तो वहां हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है, उनकी इस स्थिति का जो है मंशा ये है सरकार की कि वो उनको जो है प्राइवेट हाथों में देना चाह रही है जी। और सरकार नगेंद्र जी, होटल्स की स्थिति क्या लगता है आपको कि एक ही दिन में बेकार हो